नमस्कार, मैं हूं खुर्रम रमजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। सभी नेताओं की दिल की धड़कनों में लगातार हो रहा है इजाफा, क्योंकि लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर लगभग पहुंच चुका है। अब छठे चरण की बारी है। 25 मई को जनता ईवीएम का बटन दबाकर अपनी पसंद नापसंद दर्ज करा देगी। छठे चरण की बात करें तो भाजपा हो या फिर सपा या फिर बसपा, सभी की साख दांव पर है। कुछ अलग है ये छठा चरण। तो इस बार इस चरण में ममता बनर्जी की भी बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कोटे से भदोई ममता की पार्टी टीएमसी के खाते में गई है। लिहाजा उनकी नज़र भदोई पर है। आई नहीं एक बार भी, वो अलग बात है। और छठे चरण की बात करें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ था। इस चरण की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 पर बसपा और 1 पर सपा जीती, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो सपा आजमगढ़ की सीट गंवा बैठी। तो 9वीं बार जीत दर्ज कराने की कोशिश में जहां पूर्व मंत्री मेनका गांधी सुल्तानपुर में दिखेंगी, तो वहीं एक दिन के सीएम कहलाए जाने वाले जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से हैट्रिक लगाने के बाद एक बार फिर चुनावी अखाड़े में हैं। तो वहीं मुंबई सरकार में रहे पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह भाजपा के टिकट पर अपने गृह जनपद जौनपुर से ताल ठोक रहे हैं। भोजपुरी गायक और कलाकार दिनेश लाल यादव निरुआ आजमगढ़ से किस्मत आजमा रहे हैं, तो उनके मुकाबले हैं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव। वही धर्मेंद्र यादव जो पिछली बार हार गए थे निरहुआ से, लेकिन क्यों हारे थे इसको डिटेक्ट कर लिया गया है। और गुड्डू जमाली, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट कटे थे, वो अब समाजवादी पार्टी का एमएलसी है। तो इस बार धर्मेंद्र यादव को माना जा रहा है कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। तो 2 बार के सांसद रह चुके भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी डुमरियागंज से सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं अम्बेडकर नगर से कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता लालजी वर्मा पर सपा ने भरोसा जताया है। आप गौर करिए, जो नाम है लालजी वर्मा और तमाम नाम है, वो बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी में थे जो अब सपा में आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने बड़ी मेहनत करी है, जातीय समीकरण को साधा है और साथ ही इस बात की तस्दीक भी करी है कि विनिंग कैंडिडेट कौन हो सकता है। बाकी तो जनता जाने वो किसको जिताएगी। तो समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ने अपने जातीय समीकरण को दुरुस्त भी किया है, जो मैं अभी कह रहा था। जहां अखिलेश इस चरण में 6 ओबीसी उतारकर ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की निगाह ओबीसी वोट बैंक पर भी है, तो साथ ही दलित समुदाय पर भी है। लेकिन इस बात जातीय समीकरण के साथ साथ, जी हाँ, सिर्फ जातीय समीकरण इस बात तय नहीं करेगा हार और जीत का फैसला, बल्कि मुद्दे क्या हैं इस पर भी जंग हो रही है। छठे चरण की बात कर लीजिए तो फ्री राशन तो वही भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी हद तक की उनकी मुश्किल आसान कर रहा है। तो बेरोजगारी दिक्कत बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। अग्निवीर योजना ये भी दिक्कत बढ़ा रहा है। छुट्टे जानवर, क्योंकि दखेत बहुत हैं, तो छुट्टे जानवरों का यहाँ पर एक ख़ास मुद्दा है जिसको लेकर बेइंतहा नाराज़गी है। किससे? स्टेट गवर्नमेंट से। भुगतेगा कौन? सांसद प्रत्याशी। तो वैक्सीन भी है, संविधान और पेपर लीक, ये वो मुद्दे हैं जो आम जनता जिस पर प्रत्याशियों को आंक रही है। ये वो कसौटी है जनता की जिस पर वो कस रही है प्रत्याशियों को और साथ ही दलों को कि क्या वो इन दिक्कतों से उनको निजात दिलाएंगे। तो मोदी की खास छवि यहाँ पर ज़रूर है, उनकी साफ छवि है, ये बात यहाँ के लोग कह रहे हैं। लेकिन इस चरण में स्थानीय मुद्दों पर भी बात हो रही है। तो जो एक मोदी मैजिक कहा जाता था, जो कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी की गारंटी है, वो यहाँ नहीं चल रही। ये बात बीजेपी को खासा परेशान भी कर रही है। तो यही वजह है कि अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो इस चरण में मोदी के नाम के साथ साथ मुद्दा का होना, जो मैंने कहा था, वो भाजपा के लिए बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है और उसको कैसे पार किया जाए, इसको लेकर लगातार रणनीति बन रही है बीजेपी के कैब में। हाँ, बहुजन समाज पार्टी जो अभी तक की बहुत ज़्यादा रेलिवेंट, उसका जिक्र नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जिक्र होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने इस चरण में मुस्लिम मतदाताओं को उतारकर ट्रायंगुलर फाइट करने की कोशिश कर कुछ सीटों पर मुकाबला दिलचस्प बना दिया, उसने उतारा है। क्योंकि आप देखिए, जो गठबंधन बना था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, उसको मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव ना हो इसके लिए बना था। लेकिन देखिए आजमगढ़, जहाँ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ निरहुआ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ बसपा ने उतारा है मशहूद अहमद को। या मशहूद अहमद यानी एक मुस्लिम कैंडिडेट। अब ये वहाँ पर जो कहा जाता है ना सेंध लगाना, वो सेंध लगा सकता है। तो इसकी वजह से धर्मेंद्र यादव को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मशहूद अहमद की चली तो जाहिर सी बात आजमगढ़ में दिक्कत होगी। लेकिन क्योंकि आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है, किला माना जाता है, नेताजी यहाँ से यानी मुलायम सिंह यादव यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, धर्मेंद्र यादव को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबके बाद भी देखिए मशहूद अहमद क्या गुल खिलाएंगे,
ये तो 4 जून को ही मालूम चलेगा। तो अम्बेडकर नगर की बात कर लेते हैं। लालजी वर्मा वहाँ उतारे हैं, पुराने बसपाई हैं, माया की कैबिनेट में, मायावती के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। वो अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, कुर्मी के बड़े नेता हैं। और कमर हयात हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, दिक्कत पैदा करेंगे। सभा का जो MY कॉम्बिनेशन है उसमें संत कबीर नगर की बात कर लेते हैं। नदीम अशरफ तो डुमरियागंज से, नदीम मिर्ज़ा मैदान में। तो इस तरीके से जो मुस्लिम प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने उतारे हैं, उसे पोलराइजेशन यूँ करिए, ध्रुवीकरण की कोशिश ज़रूर करिए, लेकिन कितनी कामयाब होगी मायावती की रणनीति ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वो सीट छठे चरण की बात हो और 2 सीट की चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है। हॉट सीट है छठे चरण की, एकदम से हॉट सीट बनी, प्रतापगढ़ और जौनपुर। जी हाँ, प्रतापगढ़ यानी राजा भैया, जौनपुर यानी धनंजय सिंह। खास बात यह है कि इन दोनों के चलते ये हॉट सीट बनी है, धनंजय सिंह और राजा भैया, और दोनों ही प्रत्याशी नहीं है। लेकिन चर्चा इन्हीं दोनों की है कि ना तो प्रत्याशी है, ना इनका दल वहाँ एक्टिव है, लेकिन फिर भी निर्दलीय नहीं है। अब बात कर लेते हैं आखिर वजह क्या है, दोनों पर इतनी नजरें क्यों हैं। तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। समाज में एक अच्छी पकड़ है, वोटर्स में एक अच्छी पकड़ है। प्रतापगढ़ से कुंडा सीट से राजा भैया लगातार विधायक होते आ रहे हैं, सरकार चाहे जिसकी हो वो मंत्रिमंडल में शामिल होते थे। तो धनंजय सिंह हो या फिर राजा भैया, दोनों का जिक्र क्यों हो रहा है, तो बात पहले कर लेते हैं धनंजय सिंह की। बाहुबली कहे जाते हैं जौनपुर के, तो उनकी पत्नी है श्रीकला। बात कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। धनंजय सिंह ने ऐलान किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इनका पुराना मामला चल रहा है तो उसमें उनको सज़ा हो जाती है, जेल चले जाते हैं। फिर वो उसी बीच श्रीकला को टिकट, उनकी पत्नी है श्रीकला, तीसरी पत्नी है, उनको टिकट मिल जाता है बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन धनंजय सिंह जेल में होते हैं, वो जेल से बाहर आ जाते हैं, उनको ज़मानत मिल जाती है। जैसे ही वो बाहर आते हैं उनका टिकट वापस हो जाता है, यूँ कह लीजिए श्रीकला का टिकट कट जाता है। कहा जाता है कि ये किसी की प्रेशर टैक्टिस थी कि श्रीकला को रोको, किसकी थी आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद धनंजय सिंह पर तेज दबाव पड़ता है और वो अब भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उनके लिए वो वहाँ कैंपेन भी कर रहे हैं, उनके लिए वो टिकट भी, उनके लिए वो वोट भी मांग रहे हैं। लेकिन जो धनंजय के समर्थक है, हार्डकोर समर्थक है, वो धनंजय के इस फैसले से खुश नहीं। उनका ये मानना है कि वो या उनकी पत्नी दोनों एक में से किसी को चुनावी मैदान में होना चाहिए, लेकिन धनंजय सिंह की अपनी मजबूरियाँ हैं, वो नहीं है। तो राजा भैया की बात कर लेते हैं। वो थोड़ा सा चुनाव से दूरी बनाकर चले। उन्होंने कहा जिसका मन उसको वोट करिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उनकी मुलाकात किससे हो चुकी है, अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। उनके घर पे पहुँचे थे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के घर पहुँच चुके हैं। समाजवादी पार्टी के भी जो स्टेट प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी उनसे मुलाकात की थी। ये तो राजा भैया का है। लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई थी अमित शाह से राजा भैया की, तो कुछ बातें थी जो राजा भैया ने उनसे करी, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। कहा गया हम देखेंगे और देखा नहीं गया। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ में राजा भैया का रसूख है, वो कुंडा से लगातार विधायक हैं, कुंडा राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनकी पकड़ है। ठाकुर उनको मानते हैं, उनको सुनते हैं, लेकिन वो खामोश है। उन्होंने कहा कि जिसका मन आप उसको टिकट, उसको आप वोट करिए। तो अब ये है कि क्या होगा प्रतापगढ़ में और जौनपुर में। माना ये जा रहा है जिसको ये चाहेंगे जीत उसी के खाते में दर्ज होगी। अभी भी धनंजय सिंह तो ओपनली कैंपेन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन जो राजा भैया हैं वो थोड़ा सा खामोश है। लेकिन माना ये जा रहा है कि वो किसी के लिए तो कह रहे होंगे अपने समर्थकों से कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, क्योंकि उनसे कंसल्टेशन तो हो गई। अब भले ही दोनों भाजपा और इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़े को पार करने का दावा भी कर चुके हैं। जी हाँ, दोनों ने दावा किया कि हम 272 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जो कि बीजेपी है वो 400 की बात कर रही है, जबकि जो इंडिया गठबंधन है वो कह रहे हैं कि हम 350 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि 350 को आंकड़े को छूना। ये दावा है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी हकीकत है 4 जून को मालूम चलेगा। लेकिन ऐसे वक्त में दावा करने का मतलब क्या है। छठा चरण की जो 2019 के नतीजे थे वो ये बताता है कि ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। तो लिहाजा ये बात एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि हम बहुमत पा चुके हैं, लिहाजा जो जीत रहा है आप उसी को दीजिए, जो सरकार बना आप उसी को वोट दीजिए। तो जनता किसको वोट देगी पता चलेगा। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि जातीय समीकरण उनके हिसाब से नहीं चल रहा है। बीएसपी ने जो दांव खेला उससे भारतीय जनता पार्टी को तभी फायदा मिलेगा जब मुस्लिम वोट बैंक में पोलराइजेशन होगा, या यूँ कह लिए मुस्लिम वोट बैंक बटेगा।
लेकिन ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो स्थानीय जो वहाँ के मुस्लिम वोटर्स हैं वो तय करेंगे। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए दिक्कत है क्योंकि 80 की 80 सीटों का दावा कर रही है और बहुत सी ऐसी सीटें हैं इसी चरण में जहाँ पर सीधे फाइट है। तो ऐसे में देखना खासा दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या फिर बसपा, कौन इस चरण में बाजी मारने में कामयाब हो पाता है। सपा के सामने भी चुनौती है क्योंकि देखा जाए तो उपचुनाव में आजमगढ़ वो हारी थी, जीती जरूर थी, हार गई थी। अब एक बार फिर धर्मेंद्र यादव निरहुआ के सामने खड़े हैं। तो इंडिया गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि जितनी वो सीटें जीतेंगे उतनी ही ज़्यादा वो सत्ता के करीब पहुंचेंगे और जितनी सीटें हारेंगे उतने ही वो सत्ता से दूर होंगे। यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी पर भी है, लेकिन उस बात अपरज है। अब देखना इस बात का होगा कि छठा चरण का ये जो चुनाव है वो किसके लिए मुफीद साबित होता है और किसके लिए एक बुरा ख्वाब, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, यानी 4 जून। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिलहाल हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।